नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच में 11वें दिन भी युद्ध जारी है। युद्ध की विभीषिका देखते ही बन रही है। रूस है जो मानने को तैयार नहीं है, यूक्रेन है जो झुकने को तैयार नहीं है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है नहीं सुधरे तो वजूद मिट जाएगा। यूक्रेन ने कह दिया है कि वजूद को बचाने के लिए अंतिम दौर तक लड़ते रहेंगे। ये मरने मारने की जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में भारतीय जो यूक्रेन में वक्त फंसे हुए हैं उनको सकुशल वतन वापस ले आना भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। युद्ध की इस विभीषिका में युद्ध विराम के लिए भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि क्या स्टैंड होगा, लेकिन भारत का सबसे पहला स्टैंड है भारतीयों को सुरक्षित अपनी धरती पर लेकर वापस आना। और ऐसे में ऑपरेशन गंगा अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आखिरी मौका है जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाने का, क्योंकि इस मौके के बाद ही रूस अपने उस रूप को दिखाने वाला है जिसमें यह बार बार रूस की तरफ से कहा जा रहा था यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यह पिक्चर का द एंड क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तमाम सवाल जवाब तो चाहिए में होंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत कर लेते हैं आज की कू ब्रेकिंग के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी कू कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी होने के लिए देश के खातिर अपना खून देने के लिए तैयार रहना होता है और देश के खातिर शहीद होने वालों को गाली देना राष्ट्रवाद नहीं होता है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान का कू है भाजपा राज में सबसे ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा दलित भाइयों और महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, सबसे ज्यादा मस्जिद और मजारें तोड़ी गई। याद रखना कल वोट डालने से पहले। भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज दक्षिण से उम्मीदवार और कैबिनेट में मंत्री राजनीतिज्ञ नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये कू है। जैसा बाप वैसा बेटा, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे की अधिकारियों से हिसाब लेने की खुलेआम धमकी सुनी तो सुन ले, तेरा भी अंजाम तेरे पिता जैसा ही होगा, सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। माफियाधीश अखिलेश जी अपने गुंडों को संभालें, माफिया और गुंडों पर मोदी योगी का बुलडोजर चलता ही रहेगा। अखिलेश जी साफ करिए कि मऊ के साथ क्या न्याय हुआ, क्यों नहीं बोलते कि मुख्तार अंसारी और उनके बेटे को आपकी सरपरस्ती प्राप्त है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। इन्होंने कू किया है साइकिल का बटन दबाएं, आईटी के क्षेत्र में 22 लाख रोजगार पाएं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की तरफ से कू किया गया है भाजपा फिर करके दिखाएगी उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली और दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह। और कू ब्रेकिंग के बाद एक बार फिर से आइए लौट आते हैं उस खबर पर जिस पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध है। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग अपने आखिरी चरण में पहुंचा ऑपरेशन गंगा। आज 11 विशेष फ्लाइट से 2135 भारतीय लौट आए हैं। अब 22 फरवरी से अब तक 15,900 भारतीयों को सकुशल वापस ले आया गया है। इसके अलावा सोमवार को 8 उड़ानों के माध्यम से जो बाकी बचे भारतीय हैं उन्हें वापस लाने की एक बड़ी चुनौती है। 11 विशेष फ्लाइट से 2135 लोगों को वापस लाया गया है। इसके साथ ही साथ रूसी सेना ने अपना हमला तेज कर दिया है। 8 मिसाइलें दागी गई हैं विनित्सिया में। रूसी सेना का यह बड़ा हमला यूक्रेन पर बताया जा रहा है। रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया है। पूरी तरह से एयरपोर्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पुतिन ने ठान लिया है और साफ तौर पर पुतिन का कहना है कि अगर वजूद बचाना चाहते हैं यूक्रेन तो अपने
आपको सरेंडर करे, पुतिन की बातों को माना जाए, लेकिन यूक्रेन ये मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए देखिए रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। रूसी सेना ने इस सब के बीच 8 मिसाइलें दागी है विनित्सिया पर। एयरपोर्ट को पूरी तरह से, एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज 11वां दिन है, 11वां दिन है और इस 11वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जारी है। यूक्रेन पूरी तरह से रूस की तरफ से तबाह किया जा रहा है। रूस लगातार ये कह रहा है कि अगर अपना वजूद बचाना चाहते हैं तो फिर यूक्रेन को तमाम उन बातों को मानना होगा, नेटो से दूरी बनानी होगी, जिसका जिक्र बार बार रूस कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति स्पष्ट कर चुके हैं कि यह वजूद की लड़ाई है तो अंतिम चरण तक जारी रहेगी। युद्ध का अंत कब, कैसे, कौन करेगा, इसे लेकर दुनिया भर ने नजरें गड़ाई हुई है। और इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि बड़ा बयान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दे दिया है। यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। और इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो कीव में लगातार रूस का हमला बढ़ रहा है और इन सब के बीच भारतीय जो छात्र वहां फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के लिए आज आखिरी मौका है, आखिरी चरण है। सीधे चलते हैं अपने आज के एक्सपर्ट्स के पास और कर्नल टीपीएस सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जिस तरीके की परिस्थिति यहां पर बनती जा रही है यूक्रेन में, खासतौर से कीव की अगर बात कर लें या लवीव की बात कर लें, खार्किव की बात कर लें, सुमी की बात कर लें, यहीं पर ही कुछ भारतीय ऐसे थे जो फंसे हुए थे। अब अभी ये जो खबर आ रही है कि भारत सरकार आज आखिरी चरण रखेगी ऑपरेशन गंगा का, यानी आखिरी मौका है भारतीयों के लिए सकुशल वतन वापसी का। जो लोग लास्ट पॉइंट पर, बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो अब भी मिडिल में फंसे हुए हैं, जिनके लिए किसी भी तरीके का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा है कि ट्रेन्स में घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि सिक्योरिटी शील्ड जैसे उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं लात मार दी जाती है, कहीं चाकुओं के बल पर उन्हें ट्रेन में नहीं घुसने दिया जा रहा है। फिर उन सब के लिए क्या, वो क्या करेंगे सर? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें बुलाया और हमारे स्थिति का अच्छा विश्लेषण करने वाले जनरल पीके सहगल को देखने का मौका मिला। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध में 2 वार्ता हो चुकी हैं। उन दोनों वार्ताओं बेनतीजा हुई, लेकिन बेनतीजा भी नहीं थी वो, उनमें कुछ चीजें तय हो गई। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो थे, जैसे मेडिकल उपचार के लिए क्या किया जाएगा, सेफ कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, विदेशी नागरिकों को कैसे निकाला जाएगा, और उन विदेशी नागरिकों में हमारे हिंदुस्तान के वो छात्र भी शामिल हैं जो अब तक नहीं निकाले गए हैं। इस किस्म की चीजें सामने आई और उनके ऊपर एक सहमति बनने की उम्मीद कल नजर आती है, यानी कि कल को जो तीसरी वार्ता होगी। अब उस तीसरी वार्ता में उम्मीद क्यों नजर आती है? कारण ये कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के भी कुछ तगमे ढीले हुए हैं। पहले वो बोलता था कि रूस डीपीआर से, एलपीआर से, डोनबास से वापस चला जाए, क्रीमिया से वापस चला जाए और अपने सारे ट्रूप निकाल ले, सीज फायर कर दे। लेकिन अब उसने जो कहा है, अब उसने सिर्फ ये कहा है सीज फायर कर दे, यानी कि डोनबास एरिया से वो 2 प्रोविंस जिनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया था, उसकी एक किस्म से इनडायरेक्ट स्वीकृति दे दी है। और उम्मीद है कि ये सेफ कॉरिडोर बनाने के ऊपर भी कल निर्णय हो जाएगा। ये इसलिए भी निर्णय हो जाएगा कि केवल भारत के नागरिक नहीं है, और भी देशों के नागरिक हैं, और जो देश इस समय ज्यादातर देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी ये डिमांड है। लिहाजा एक सेफ कॉरिडोर का, खास तौर से
कीव के वेस्ट के जो देश हैं, यानी कि राजधानी के वेस्ट के जो देश हैं, उनमें जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं उनको आने का शायद मौका मिल जाएगा। खार्किव में तो जो लास्ट स्टूडेंट था उसको निकाल लिया गया है और आज एक आखिरी लास्ट बस खार्किव से चली गई थी बॉर्डर पे। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी तक बॉर्डर पे पहुंचे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एम्बेसी ने ये बता दिया है कि वो रास्ते में है, क्योंकि रास्ते में 20-20 घंटे लग रहे हैं ट्रेन से वहां पहुंचने में या पैदल पहुंचने में। तो लिहाजा ज्यादातर छात्र ऐसे हैं कि जो अपनी जगह से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, बॉर्डर पे पहुंचे नहीं हैं। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद फिर तो उनका निकलना बहुत ही सरल हो जाएगा। बॉर्डर्स पर पहुंचे कैसे? सवाल ये है कि जिस तरीके से रूस अग्रेसिव होता चला जा रहा है, आपने देखा कि कुछ घंटे के लिए ही ये देखा गया कि सीज फायर किया गया है, वो भी 2 बड़े इलाकों में। मारियोपोल की बात कर लें या वोल्नोवाखा की बात कर लें, लेकिन और जगहों पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अग्रेशन बढ़ता चला गया है। पीके सहगल सर, आपके पास आते हुए, अगर ऐसी सिचुएशन कि बार बार वॉर अग्रेशन बढ़ रहा है, एयर स्ट्राइक्स की संख्या बढ़ा दी जा रही है, मिसाइल्स लगातार दागी जा रही है, तो जैसा कि टीपीएस सर कह रहे हैं, जो रास्ते में फंसे हुए लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि सेफ पैसेज मिलेगा, लेकिन वो बॉर्डर्स पर जाके मिलेगा, ये बीच में फंसे हुए स्थिति में क्या हो सकता है? देखो, जब इस इलाके में बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है, इस घमासान युद्ध में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है किसी भी देश को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए। उसके बावजूद हिंदुस्तान लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहा है रशिया के साथ में, यूक्रेन के साथ में, और दोनों देश आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे हिंदुस्तानी जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके ऊपर हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, उनके ऊपर हम किसी प्रकार का स्ट्राइक नहीं करेंगे, और हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर देखो तो अभी तक हिंदुस्तान ही केवल ऐसा देश है जिसने तकरीबन 16 से 17,000 अपने स्टूडेंट्स को निकाल दिया वहां से इन अ वेरी सेफ मैनर। एक ही स्टूडेंट की डेथ हुई है और एक और गोली से इंजर्ड हो गया था जो खार्किव में हॉस्पिटल में है। मुझे पक्का यकीन है कि वो भी बच जाएगा और उसको भी हम सुरक्षित निकाल लाएंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 4 मीटिंग्स की है, 4 मिनिस्टर्स को वहां भेजा हुआ है, और पक्का यकीन है कि सोवियत यूनियन जो है या रशिया जो है हिंदुस्तान को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, 50 साल से यूक्रेन ने हिंदुस्तान के साथ कभी भी साथ नहीं दिया, उसके बावजूद हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर उसको ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। हमने अभी तक उसको 7 बारी 6-6 टन इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से सामग्री भेजी है। ऐसे में उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान को हर प्रकार से मदद करें। आप देखो तो ज़ेलेंस्की 3 बारी प्रधानमंत्री से बातचीत कर चुके हैं कि आप प्यूटन से बात कीजिए, और प्यूटन से हमारे प्रधानमंत्री ने हर बारी बात की है और कहा है रिस्ट्रेंट दिखाइए। और अगर कोई देश किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकता है पुतिन को, तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान और इजराइल है। और जबरदस्त कोशिश हो रही है इजराइल और हिंदुस्तान की कि किसी ना किसी तरीके से युद्ध में विराम किया जाए। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे नागरिकों को या हमारे स्टूडेंट्स को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन थी। नहीं सर, लेकिन कुछ वीडियोस तो आए थे ना सर, कुछ वीडियोस वहां से सामने आए थे। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां फंसे हुए थे उन्होंने खुद इस वीडियो को सामने किया था। उन्होंने ये अपील की थी कि देखिए, उन्होंने बाकायदा दिखाया थी कि कैसे वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको चाकुओं के बल पर अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये तो अगर आप ये कहते हैं कि यूक्रेन की सरकार या यूक्रेन की फौज एक सेफ पैसेज दे रही है, लेकिन आप दोनों ही जान रहे हैं कि वहां तो ज़ेलेंस्की ने आम नागरिकों से भी कह दिया था कि वो ट्यूटोरियल ज्वाइन कर ले। तो जो वहां के नागरिक हैं वो अगर इंडियन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये एक चुनौती नहीं है फिर सहगल साहब? देखो, लड़ाई में कंपल्सन और कंस्ट्रेंट होगा। घमासान युद्ध हो रहा है। घमासान युद्ध के अंदर कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है वो उसका पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बावजूद हिंदुस्तान क्या कर सकता है? हिंदुस्तान की सरकार तो लगातार बातचीत कर सकती है यूक्रेन के साथ में और रशिया के साथ में, और ये बातचीत लगातार जारी है। हमारी एम्बेसी उनके साथ कांटेक्ट में, हमारे मिनिस्टर उनके साथ कांटेक्ट में। उसके बावजूद कुछ गुंडे लोग या कुछ गलत लोग इस माफी की कार्रवाई करते हैं, तो यू गॉट टू एक्सेप्ट इट एज अ प्राइस दैट यू हैव टू पे इन वॉर। हिंदुस्तान ने बहुत पहले, लड़ाई से पहले ही 1 महीना पहले इनको कहना शुरू किया था कि आप प्लीज निकल आइए, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं सुना और कहा कि लड़ाई नहीं होगी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी कहा लड़ाई नहीं होगी। रशिया के प्रेसिडेंट कहते रहे अमेरिका झूठ बोल रहा है, मेरी इन्वेजन की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेजन कर दिया। ऐसे दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन नेवर फोरसी, नेवर फोरकास्ट।
उसके बावजूद जिस माफिक हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, दुनिया का एक भी देश नहीं किया। अमेरिका के 30 से 50,000 वहां लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने निकालने की कोशिश ही नहीं की। उनको कहा फेंड फॉर योरसेल्फ, हम कुछ नहीं कर सकते। रूस हमारी बात ही नहीं सुनेगा। ब्रिटेन भी ऐसे ही है, फ्रांस भी ऐसे ही, जर्मनी भी ऐसे है। चाइना के 6,000 स्टूडेंट्स हैं, वो अभी तक नहीं निकाल पाए एक को भी। पाकिस्तान के 2,000 हैं, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान मदद कर रहा है और अफ्रीकन को भी हिंदुस्तान मदद कर रहा है। जो हिंदुस्तान से मदद मांग रहा है, हिंदुस्तान मदद कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लोग गलत कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए ये नहीं, आप हिंदुस्तान की सरकार को नहीं ब्लेम कर सकते। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। क्या कर सकते हो? बिल्कुल, हम कोई उनको सुरक्षा तो दे नहीं सकते। बिल्कुल, तो लेकिन भारत सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और इन कोशिशों के बीच में देखिए, कर्नल साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है, एक बात तो तय है कि रूस एक कन्वेंशनल वॉर लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन एक प्रोपेगेंडा वॉर लड़ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि थोड़ी देर पहले जेलेंस्की ये कहते हैं कि नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया जाए यूक्रेन को। अगर ऐसा डिक्लेयर कर देंगे तो डायरेक्ट हो गया ना, कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर एक तरह से दस्तक दे देगा। तो क्या ये रूस है जो कन्वेंशनल वॉर कर रहा है और प्रोपेगेंडा वॉर यूक्रेन कर रहा है? क्या ऐसी परिस्थिति बहुत घातक होने वाली है? लावण्य जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और ठीक विश्लेषण किया। दरअसल में अगर आप यूक्रेन का देखें तो पहले दिन से उसने लाशें गिननी शुरू कर दी थी और अमेरिका ने कितने मिसाइल अटैक हुए ये गिनने शुरू कर दिए थे। रोजाना यही खबरें आती थी, यानी कि मीडिया के सामने ये बताना कि हमने रशिया को कितना नुकसान पहुंचाया। वो आज कह रहे हैं कि हमने करीब 11,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए। आप गिनने गए थे क्या? वो कह रहे हैं कि हमने 300 से ज्यादा टैंक ध्वस्त कर दिए, यानी कि हर दिन 30 टैंक। अब हर दिन 30 टैंक कैसे ध्वस्त हुए, कहाँ ध्वस्त हुए और कौन से वीडियो है वो, और क्या एक ही वीडियो को बार बार नहीं दिखाया जा रहा? प्रतिदिन उसने ये कह के कि हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया रशिया को, एक सिंपैथी गेन की और उस सिंपैथी का उससे फायदा भी मिला कि अब मुझे नेटो देशों से इतना फायदा, इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी स्ट्रिंगर। जी तो उसका प्रोपेगेंडा वार था। लेकिन रशिया का प्रोपेगेंडा वार नहीं था, उसका कन्वेंशनल वार था। और मुझे और खास बात यह है कि अभी तक रशिया ने अपने 50% भी कन्वेंशनल वार के वेपन्स को इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं करना चाहता था। पहले दिन से आज तक आप देखिए कि बट नाउ दे स्टार्टेड इट सर, दे स्टार्टेड इट। अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब सिविलियंस जो एरिया है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले विनित्स्किया में जो अटैक हुआ है, ये इसी का ही एक नतीजा है। नहीं, वो उन्होंने ये चेतावनी दी थी यूक्रेन को कि आप स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास, बिल्ट अप एरिया में, कंडोमिनियम में आप अपने कमांड पोस्ट फ्लैट्स में ना बनाएं। आप अपनी मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइल और वेपन सिस्टम अर्बन एरिया में ना स्थापित करें। लेकिन उसने जानबूझ के की ताकि उसके ऊपर अटैक हो और उसमें कोलेटरल डैमेज हो और फिर यूक्रेन शोर मचाए कि देखो इन्होंने तो सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। ये इस बात को यूं समझिए, ये दिस इज नॉट सो सिंपल। उनका एम था डीमिलिटराइजेशन, और डीमिलिटराइजेशन के लिए उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफील्ड, एम्यूनिशन डंप, रडार सिस्टम, इनके ऊपर तो अटैक किए। सिविलियन एरिया में या तो वो थे जो अवॉइडेबल नहीं थे या वो थे जो अनइंटेंशनल थे। ठीक है, यानी यूक्रेन ने, यानी सहगल साहब, यूक्रेन ने दरअसल वो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक एक तरह से इस्तेमाल की जिसका कहना चाहिए कि बीते 8 सालों से वो कहीं ना कहीं से उसका अभ्यास भी कर रहा था। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि किसी भी हम जब कंट्री की बात करते हैं और उसके अगर किसी प्रतिनिधि की बात करते हैं तो उनका जो जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है वो वहां की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। रूस की ज्योग्राफी क्लियर है और इसीलिए वो यूक्रेन को नाटो के साथ नहीं जाने देना चाहता। लेकिन यहां पर जेलेंस्की का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फायदा हो जाएगा, क्या नेटो के साथ जाकर? सहगल साहब, इसीलिए तो दुनिया उन्हें ये लड़ाई जो है बेसिकली लोकतंत्र और तानाशाह के बीच में। लोकतंत्र जो है वो झुकना नहीं चाहता, तानाशाह वो नहीं झुकना चाहता। और तानाशाह ने अभी जो सिविलियन एरियाज को हमला करना शुरू किया है तो साफ तौर पे दर्शाता है कि वो डिस्परेट है और फ्रस्ट्रेटेड है।
वो चाहता है कि लोकतंत्र हर प्रकार से झुक जाए, और लोकतंत्र को झुकाने के लिए मनोबल जो है उसको तोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। सर आप लोकतंत्र में एरियाज में किसको अटैक रख रहे करेगा, हैं? हॉस्पिटल्स में अटैक करेगा। सहगल सर प्लीज मुझे क्लियर करिए, लोकतंत्र में आप किसे रख रहे हैं? यूक्रेन को लोकतंत्र में रख रहे हैं? ऑब्वियसली तो फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि लोकतंत्र सर फिर तो सवाल ये भी उठेगा ना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। 2013 में अगर विक्टर को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, उसके बाद जेलेंस्की आते हैं, तो उन्हें उस सिचुएशन को समझना चाहिए था। वो सिचुएशन क्या वो समझ नहीं पाए? उन्होंने क्या वाकई लोकतंत्र को समझा या फिर अपने निज हित को समझा? ये एक निजतंत्र भी होता है सर। उन्होंने देश के हित को समझा। एक डेमोक्रेटिक और सॉवरेन नेशन की फ्रीडम ऑफ एक्शन है कि वो क्या सोचे, किसके साथ जाना चाहे, किसके साथ नहीं जाना चाहे। दूसरा देश उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। क्या हम बांग्लादेश को कुछ डिक्टेट कर सकते हैं? क्या श्रीलंका को डिक्टेट कर सकते हैं? नेपाल को कर सकते हो? या नेपाल छोटा सा देश है, अगर नेपाल के प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनते तो जल्दी से शार्प कमेंट। अगर इतनी सी बात नहीं होती तो हम मान लेते। ये बताइए कि क्या यूक्रेन ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत कीव और ओडेसा में 2 जैविक हथियारों की लेबोरेटरी को नहीं बनवाया अमेरिका के साथ मिलकर? क्या यूक्रेन अपने यहाँ एक न्यूक्लियर बेस स्थापित करने के काम पर आगे नहीं बढ़ रहा था? ये 2 चीजें जो मैंने बताई, जैविक हथियार और न्यूक्लियर बेस, जब अमेरिका अपने दरवाजे पे ये नहीं कर सकता, और सोच के देखो अमेरिका इराक में किस लिए गया था कि वहां पे बिल्कुल यानी अगर देखा जाए तो देखिए दोनों की अपनी स्ट्रैटेजी है, दोनों अपने अपने हित देख रहे हैं, लेकिन इस निज हित में पिस रही है आम जनता, फिर वो चाहे यूक्रेन की हो, चाहे रशिया की हो, या दूसरे देशों से फंसी हुई जनता हो। हम उम्मीद करते हैं कि मासूमों की मौत कम हो और जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सकुशल भारत वापस आ सके। थैंक यू सो मच सर। समय की कुछ सीमाएं, आप दोनों ने बहुत अच्छे से इस पूरे मैटर को समझाया और अपनी अपनी राय रखी। जवाब तो चाहिए में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।